नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात मौसम के हवाले से करेंगे, जहाँ पर रविवार दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के साथ ही चारों धामों सहित हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं पर निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। वहीं चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस साल बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अमूमन नवंबर महीने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह केवल सूखी ठंड पड़ने से बच्चे और बड़े सभी सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में आ रहे थे। वहीं पर अब काश्तकार भी सेब सहित अन्य फसलों के उत्पादन को लेकर चिंता जताने लगे थे, लेकिन रविवार दोपहर बाद मौसम बदलने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे और कहीं न कहीं बर्फबारी जो है वो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली और साथ ही साथ जो प्लेन है वहाँ पर बारिश हुई। किस तरीके से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदला है और ये कुछ इलाके हैं जो कि केदारनाथ, महाबलेश्वर, तुंगनाथ, देर शाम जो है वो बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट आई। केदारनाथ में अधिकतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान जो है वो -11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और कहीं ना कहीं मसूरी की बात की जाए तो वहां पर तापमान गिरकर 8 डिग्री तक पहुंच गया था। अगले 2 दिन भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। 10 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क हो जाएगा, यानी कि 2 दिन अगले बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा और 2 दिन के बाद मौसम एक बार फिर से सूखी ठंड वाला देखने को मिलेगा और शुष्क मौसम जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अनुमान था कि 8 और 9 जो दिसंबर है उसके बीच में भारी बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगी, उसी तरीके की जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। भारी बर्फबारी जो है वो कुछ इलाकों में देखने को मिली, जहाँ पर 4 धाम यात्रा के जो स्थान है, जो देवस्थान है, वहाँ पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिली और पर्यटन स्थलों में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली, जिससे कि पर्यटन जो है पर्यटकों को भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। धनराज, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तस्वीरें वहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में हुई है और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अनुमान जताया गया था कि 8 और 9 तारीख को कहीं न कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्र में बारिश है। देखिएगा कि वो पूर्व अनुमान कहीं न कहीं जो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था वो बिल्कुल सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि 4 धाम सहित जो चक्रोटा है वहाँ पर भी कहीं न कहीं भारी बर्फबारी देखने को मिली है और जिससे कहीं न कहीं पर्यटकों के जो चेहरे हैं वो खिलते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और जो पर्यटक उत्तराखंड आते हैं उनको कहीं न कहीं उम्मीद रहती है कि वो उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में जाकर उनको बर्फबारी के दर्शन हो सके। और आप देखिएगा कि सैलानियों के चेहरे कहीं न कहीं इस बर्फबारी से जरूर खिले, क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और इससे कहीं न कहीं बचने के लिए जरूर कुछ इंतजाम करने होंगे, क्योंकि लगातार आप देखिएगा कि शीतलहर के चलते कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से भी एहतियात बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए कहा गया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से शीतलहर बढ़ती हुई नजर आएगी इसको देखते हुए कहीं न कहीं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे में जब पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसके लिए कहीं न कहीं तैयारियां जो जिला प्रशासन की है वो पूरी हुई है और वही नगर निगम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और नगर निगम से जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है कि जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जो ऐसी वेस्टर्न जगह है, चाहे हम आईसीबीटी की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें, ऐसी जगहों पर अलाव का प्रबंध जरूर किया जाए। लेकिन धनराज, इस तरीके से अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की, शीतलहर में उनकी मुश्किलें भी बढ़ जाती है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो पर्यटक है वो ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड का रुख करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उस हवाले से बताइएगा किसानों को किस तरीके से उनके उत्पादों में फायदा होने वाला है।
बिल्कुल शीतल, देखिए यदि अभी तक देखा जाए कि जो सूखी ठंड पड़ती हुई नजर आ रही थी, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि सूखा पाला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। इससे कहीं ना कहीं लोगों के शरीर पर भी प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि बच्चे भी बीमार हो रहे थे और बड़े लोग भी बीमार होते हुए नजर आ रहे थे। और वहीं यदि किसानों की बात करें तो उनकी जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी और चेहरे किसानों के कहीं ना कहीं मुरझाए हुए थे। लेकिन ये बर्फबारी हुई है और बारिश हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं चेहरे जिन किसानों के जरूर खिले हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी जो फसलें हैं उनमें जो पानी है वो कुदरती पानी कहीं ना कहीं बरसता हुआ नजर आया। उससे कहीं ना कहीं लाभ किसानों को जरूर होगा, क्योंकि जो भी खेती समय पे की जाती है उसको पानी की आवश्यकता होती है, और वो पानी जो कुदरती पानी होता है उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि संजीवनी बूटी का काम वो पानी करता है और उनकी खेती कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं सैलानियों के भी चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर की कल तेज बारिश हुई है मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली है, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं सभी लोग काफी खुश हैं। जहाँ पर एक तरफ बीमारियां कम होंगी सूखी ठंड की वजह से जो लगातार बढ़ रही थी, वहीं पर किसानों की फसलों में भी काफी ज्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ पर्यटकों की बात करें, वो भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का मजा लेते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित जनपद के तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री यमुनोत्री हर्षल घाटी में हल्की बर्फबारी से काश्तकारों को खुशी देखने को मिली। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित तमाम निचले इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट आने से शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो गया। विगत कई दिनों से खिली चटक धूप के बीच में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदलना शुरू की, जिसके चलते जिले के तमाम क्षेत्रों में बादल छाए रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखबा गांव आदि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम क्षेत्र का तापमान करीब 0 डिग्री तथा जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। तापमान में आई इस भारी गिरावट के साथ ही पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन जो यात्रा है उसका कल जो है वो शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि ग्रीष्मकालीन के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी सनातनियों से अपील की है कि वो शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान पंच केदार के एक पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखे, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी और हमारे जो अन्य स्थल भी हैं, जो त्रिजुगी नारायण है, कार्तिक स्वामी है, काली मठ का स्थान है, मदमेश्वर है, चारों धामों के उन सभी को भी आगे हम मास्टर प्लान के तहत उन सबको जो है बुधानी ताल है, हमारा जो है देवरिया ताल है, ऐसे स्थान
उन सभी को हम डेवलप करेंगे, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सयालसौर, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग में कृषि, औद्योगिक और पर्यटन विकास मेले का शुभारंभ, लगभग 47.43 करोड़ की 18 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और 1.23 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान किए गए आत्मीय स्वागत हेतु क्षेत्रीय जनता का मुख्यमंत्री ने हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की आर्थिकी का मुख्य आधार चारधाम यात्रा है और शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिकी को और अधिक मजबूती मिलेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये यात्रा पूरे वर्ष यानी 12 महीने चले ताकि क्षेत्र के लोगों को निरंतर आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की कि वो सभी शीतकालीन यात्रा पर प्रदेश में आए और चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही गोपीनाथ, औली, पांडुकेश्वर, चौपटा, जोशीमठ, कपेश्वर, त्रिगुणी नारायण, कालीमठ, केदारनाथ, देवियाताल, हरसिल, मेलांग वैली, हरकीदून, हरौली, विश्वनाथ मंदिर, टिहरी, कार्तिकेय स्वामी समेत कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें ताकि पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिले और क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो सके। आज अनेक योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। लगभग 47,96,96,96,000 धनराशि की 18 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 1,23,62,000 धनराशि की योजनाओं का यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में हमारे इस पूरे जनपद में, इन दोनों विधानसभाओं में, केदारनाथ विधानसभा और रुद्रप्रयाग विधानसभा में विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। आज बाबा केदार की पुण्य भूमि पर आयोजित हो रहे इस मेले में आप सबके बीच में आकर और आप सबके चेहरों को देखकर मुझे भी आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। सच में आप सबसे बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है और इस तरह के जो मेले हैं ये न सिर्फ हमारे क्षेत्र को आर्थिकी देने का काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को भी सजोए रखने में, विकास के साथ विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शक्तिपुरम चिन्याली स्टॉल में मेधावी सम्मान समारोह और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष हितू खंडूरी ने मुख्य अतिथि में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को अच्छे नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए यहाँ पर संयुक्त शिक्षा दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर देकर ही हम बेहतर समाज और सुदृढ़ भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष हितू खंडूरी भूषण ने इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो कि उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान करते हैं। अच्छे संस्कारों से युक्त शिक्षा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में अच्छी शिक्षा के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण सरकार युक्त शिक्षा भी दी जानी काफी आवश्यक है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र और छात्राओं को यहाँ पर पत्र, स्मृति चिन्ह तथा नगद धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यमुनोत्री क्षेत्र के विधायक संजय डोभाल ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान समारोह छात्रों को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करते हैं।
बच्चों की तादाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आज मेधावी छात्रों को अच्छा लगा। यहाँ पर बच्चों ने अपनी कलाएं भी दिखाई और मुझे प्रसन्नता इस बात में कि हमारे दूर दराज इलाकों में भी बहुत सुंदर स्कूल चल रहे हैं और जो प्रयास हमारा है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, जो हमारी नौनी माँ हैं उनको हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनसे संस्कार दे सकें। वो विद्या मंदिर के माध्यम से होते हुए मुझे नजर आता है। तो मैं इस्लामिक तौर में जो विद्या मंदिर चल रहा है उनसे करना चाह रही को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर अनगढ़ टिप्पणी के बाद ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उबाल है। बता दें कि गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर में बालावाली तिराहे पर इकट्ठा होकर मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में कोऑपरेटिव विभाग से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग मंत्री धन सिंह रावत के पास है, जिनमें जमकर घोटाला और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हॉस्पिटल में कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिना दवाई, बिना बेड और बिना व्यवस्था के प्रदेश में मरीज बीमारी से दम तोड़ रहे हैं और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होकर यहाँ पर पैसा जो है वो यहाँ पर कमा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए ताकि प्रदेश की व्यवस्था में सुधार आए और गरीब बुजुर्ग लोगों को इलाज में कोई परेशानी न हो। पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत जल्दी से इतना बड़ी यहाँ आए हैं, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने दुनिया भर का घोटाला कर दिया है, भ्रष्टाचार कर दिया है। शिक्षा विभाग में भी उनका यही हाल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है। तो ऐसी हॉस्पिटल व्यवस्था होगी प्रदेश में कि माननीय मंत्री को व्यवस्था है बिना दवाइयों के, बिना बेड के, बिना व्यवस्था के हमारे प्रदेश जो है प्रदेश के मंत्री आगे बीमारी और मंत्री जो है पश्चिम दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में पैसा कमा रहे हैं। ऐसे मिनिस्टर को हाली से निवेदन किया है कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और ताकि प्रदेश की व्यवस्था ठीक हो, गरीब गुरबे जो लोगों को, मरीजों को व्यवस्था ठीक है। धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ अनादर की है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गुस्सा है और उसी के तीसरा विधायक तिलकराज बेहर ने पंचनगर गोलीकांड में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक बेहर ने विधायक निधि से 5 लाख रुपए की लागत से करवाए गए शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर हवन यज्ञ और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक तिलकराज बेहर ने पंचनगर गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उन शहीदों के योगदान कभी भुलाए नहीं जा सकते। विधायक ने कहा कि पंचनगर शहीदों की याद में उनके द्वारा विधायक निधि से शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण का कार्य कराया गया है। इस मौके पर विधायक बेहर ने पंचनगर के शहीदों के परिजनों तथा ट्रेड यूनियन के पूर्व पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़कर उनका सम्मान किया। सन 1970 में 13 अप्रैल से यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। 10,000 मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। तो उस समय तत्कालीन जो भी सरकार रही उसने उस समय यहाँ के प्रशासन ने गोलियाँ चलवाई और 14 लोग शहीद हो गए। उनकी याददाश्त में एक शहीद चौक यहाँ पर बना था जो वो अच्छी स्थिति में नहीं था, तो उसका पुनरुद्धार की आवश्यकता थी। कुछ देर से पहले भी जनप्रतिनिधियों ने उसको घोषणाएं की और ये नहीं बना पाए। तो अब मैंने इसका काम पूरा किया है, बिना उखाड़ करके इसको बढ़िया एक रूप दिया है, कालीनी की याद में इसका उद्घाटन किया है और एक भंडारे का आयोजन किया है। तो शहीद हमेशा अमर रहता है। इन्होंने लड़ाई लड़ी,
आज भी मजदूरों को संगठित होकर अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। मजदूर एक है, हम सब एक हैं उनके साथ। तो आज इसके लिए मैं उनको प्रति श्रद्धा को समर्पित करता हूँ और मजदूरों से कहना चाहता हूँ मिलकर रहें, अपनी मांगों के लड़ाई लड़ें, अपने हकों की लड़ें। और जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर समस्त व्यापारियों द्वारा महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया और इसकी तालों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें ये बताया गया कि राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में एकत्रित होकर वहां से विशाल रैली के रूप में रेंजर्स ग्राउंड के मैदान से शुरू होने वाली जन आक्रोश रैली में सम्मिलित होकर एकजुटता का परिचय देते हुए प्रातः 10:30 बजे रेंजर्स कॉलेज से जिलाधिकारी कार्यालय में कूचकर सभी संगठन अपने अपने स्तर से एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के लिए जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे। हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है, ये भारत वर्ष का नागरिक, ये भारत वर्ष का हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और 10 तारीख को होने वाली आक्रोश रैली इस बात का परिचायक होगी कि हम लोग जिनकी संख्या में इस आवाज को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं, दूसरे देशों को भी बताने का काम करते हैं और बांग्लादेश को भी बताने का काम करते हैं क्या क्या हिंदू कितना चाहते हैं। मानवीय संरक्षण की बात, अधिकारों के हनन की बात है। ये छोटा सा देश जो हिंदुस्तान की रहमत से बना था, वो ये अत्याचार हिंदुओं में कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं समझता हूँ। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे विजय न्यूज के साथ।